ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ভারত মাতার ছবিতে আমরা মাল্যার্পণ করব এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করব। আমি অনুরোধ করব রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ দা, রাহুল দা, মুকুল দা, আপনারা প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং মালা পরিয়ে ভারত মাতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে মাল্যার্পণ করবেন, পুষ্পার্ঘ্য দেবেন। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्यामाप्रसाद मुखर्जी अमर रहे, श्यामाप्रसाद मुखर्जी अमर रहे। श्यामाप्रसाद मुखर्जी তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবো না। श्यामाप्रसाद मुखर्जी अमर रहे। आज 6 जुलाई ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির 119তম জন্ম জয়ন্তী। গোটা বিশ্বের কাছে, গোটা দেশের কাছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে আমরা উত্থাপন করতে চলেছি। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির এই জন্ম জয়ন্তীতে, জন্মতিথিতে আমাদের মধ্যে আজকে গোটা দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্পর্কে যিনি আলোকপাত করবেন, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি। আমি আমাদের দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা শ্রীমান রাজু বিষ্টাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতিকে পাট্টা দিয়ে সম্বর্ধনা করুন এবং স্বাগত করুন। বাবুলদা স্বাগত করছেন, স্বপন দাশগুপ্ত স্বাগত করছেন। আজকের ভারত সরকারের রাজ্যমন্ত্রী শ্রীমান বাবুল সুপ্রিয়কে আমি অনুরোধ করছি, আপনি বক্তব্য রাখুন। आप सबको मेरा नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, मंच पे उपस्थित बहन देवश्री जी, सपंदा, राजू भाई, कलकत्ता के मंच पे उपस्थित दिलीप घोष जी, श्री राहुल सिन्हा और मेरे सामने उपस्थित सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आप सबको आज का पुण्य अवसर पर मैं हार्दिक रूप से आप सबका स्वागत करता हूं। भारत केशरी श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के लिए, बंगाल बनने में जो उनका जो अवदान है, उनका जन्मदिन एक विशेष रूप से पालन करने की हमारी जो मनसा है, हमारी जो उद्योग है, हर साल इससे हम बस एक एक कदम आगे ही जा रहे हैं। जिस तरीके से श्यामाप्रसाद मुखर्जी की बलिदान और उनकी सोच की वजह से बंगाल बन पाया, और उस बंगाल को सामने रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पे, श्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन पे, श्री अमित शाह जी के चिंतन पे हम बंगाल के लिए, बंगालियों के लिए और बंगाल के में रहने वाले सबके लिए जो सोच आगे लेके जा रहे हैं,
उसी में आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बंगाल में पावर में आए होंगे। मैं उनके बारे में आज इस मंच से कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मंजिल बंगाल के लिए है, जिस मंजिल की ओर हमारे प्रधानमंत्री जी हमें सामने लेके जा रहे हैं, जिस मंजिल का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और वो करके सबका विश्वास अर्जन करना, बंगाल की सरकार ये बिल्कुल नहीं कर पाई है, ये हमें मालूम है। और कहीं ना कहीं लोगों की हित की जो मंजिल है, जहाँ तक लोगों की हित को पहुँचाना चाहिए, उस मंजिल और कलकत्ता में बंगाल में जो पॉलिटिकल पार्टी जिस मंजिल की तरफ जा रहा है, उसमें फासला दिन ब दिन और बढ़ते जा रहा है। वक्त बहुत कीमती होता है। लोग वक्त को ईश्वर कहते हैं। वक्त बीतता है, खर्च हम हो जाते हैं। बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है, बंगाल के लोग अच्छा सोचना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन बंगाल को जिस गवर्नेंस की दिशा में लेके जा रहा है, वहाँ पे बंगाल की अच्छाई नहीं हो पा रही है, और बंगाली लोग जो है पूरी दुनिया में, बंगाल के रहने वाले जो है वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं बंगाल में जो चीज़ खर्च हो रही है वो हमारे तिजोरी में रखा हुआ, हमारे दिल में रखा हुआ जो हमारे हिस्टोरिक ट्रेडिशन है, जो हिस्टोरिक हमारे नाम है, जो बड़े बड़े मनीषी बंगाल में जन्म लिए हैं, उन्होंने जो काम छोड़ के गया, जो सोच छोड़ के गया है, उसी में से खर्च हो रही है। जितना हम बंगाल में कर पा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये सोच, ये अच्छाई, ये खर्च होते जा रहा है। और ऐसा अगर होता रहेगा तो बंगाल दिन ब दिन जैसे हमारे देश के ग्राफ में हर तरीके से लोक कल्याण की बात में जैसे नीचे की तरफ आ रही है, वैसे ही आगे के लिए होता चला जाएगा। इसलिए आज के दिन में बंगाल केसरी, भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन में मैं सारे बंगालियों को ये कहना चाहता हूँ कि आइए, हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के लिए जो सोचा है उस मंजिल को, और बंगाल की मंजिल को, लोक कल्याण की मंजिल को हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र से और आगे लेके जाए और सबका विश्वास अर्जन करे। और इस दिशा में आज हम बहुत खुश हैं। बंगाल में जितने भी बड़े नेता आज मौजूद है, जो यहाँ पे मौजूद है, और सबसे ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा खुश है कि आज के इस पावन अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हमें उनकी बात सुनाएंगे, और आगे हमारे किस तरीके से हम बंगाल की इस मंजिल की तरफ जा सकते हैं उसके बारे में मार्गदर्शन देंगे, और भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महान बलिदान के बारे में भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको, सारे महानुभावों को एक बार और नमस्कार। अगर किसी का नाम मैं भूल गया हूँ तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। মহাশয়কে এখন রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে সম্বর্ধনা দেবেন ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাননীয় সঞ্জয় সিং মহাশয়। भारत माता की, भारत माता की। মাননীয় রাহুল সিনহা মহাশয়কে সংবর্ধিত করবেন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল মহাশয়া। এটা দিন না। ভারত মাতা কি। এখন দিলীপ দা বক্তব্য রাখার আগে দিলীপ দা একটি বইয়ের শুভ উদ্বোধন করবে। আমি রাজ্য সভাপতিকে অনুরোধ করছি দিলীপ দা, রাহুল দা কে উদ্বোধন করার জন্য। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল যে আছেন ডক্টর মোহিত রায় লিখেছেন বইটি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন যাদের না হলেই নয়, অর্থাৎ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, আমাদের এই রাজ্যের পর্যবেক্ষক মাননীয় কৈলাস বিজয়বর্গীজি উপস্থিত আছেন। এই পশ্চিমবাংলার বিশেষ দায়িত্ব দেখছেন যিনি
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সহ মাননীয় শিবপ্রকাশজি, এই রাজ্যের সহ প্রভারী কেন্দ্রীয় নেতা মাননীয় অরবিন্দজি, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সকলে তাদেরকে গৈরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখন আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে। भारत माता की वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारत माता की। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीर 119तम बलिदान दिवसे जन्मतिथिते ताके श्रद्धांजलि देওয়ার জন্য যে ভার্চুয়াল মিটিং এর আয়োজন হয়েছে তাতে মুখ্য বক্তা হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডা উপস্থিত, তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যে মাননীয় কৈলাসজি, মাননীয় শিবপ্রকাশজি, আমাদের মাননীয় এমপিগণ, মন্ত্রীগণ এবং তথা কলকাতায় আমরা আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদক রাহুল দা, আমাদের সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃবর্গ উপস্থিত আছেন। এই উপলক্ষে সবাইকে আমি স্বাগত করছি। বন্ধুগণ, এই প্রথমবার আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা ডক্টর শ্যামা প্রসাদের ছবির সামনে, মূর্তির সামনে মাথা উঁচু করে যাওয়ার সাহস করতে পেরেছি। বছরের পর বছর আমরা তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে আসি, সম্মান জানাচ্ছি, পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি, মনের মধ্যে সংকোচ নিয়ে, ভয় নিয়ে, গ্লানি নিয়ে। কিন্তু প্রথমবার তার স্বপ্নের খানিকটা সফল করেছি, তার বলিদানের খানিকটা সার্থকতা আমরা আনতে পেরেছি। তাই তার সামনে মাথা উঁচু করে এবার আমরা তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। তার কারণ হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির দ্বারা নির্বাচিত এবং প্রতিষ্ঠিত সরকার মাননীয় মোদীজির নেতৃত্বে দেশের অখণ্ডতার জন্য এবং দেশে সার্বভৌমত্বের জন্য জম্মু কাশ্মীরকে ভারতে বিলয় করেছে। ডক্টর শ্যামা প্রসাদের স্বপ্ন ছিল এবং এর জন্য তিনি বলিদানও দিয়েছেন। দ্বিতীয় দেশ বিভাজনের ফলে যে লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দু পরিবার পূর্ব বাংলা থেকে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে, আফগানিস্তান থেকে চলে এসেছিলেন, তাদের উপরে যে অমানবিক অত্যাচার হয়েছিল, তারা যে পাশবিক পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করেছিলেন, তার একটা সমাধান আমরা করতে পেরেছি এবং তাদেরকে সম্মানীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার মতো আমরা আইন তৈরি করতে পেরেছি। এবং এটা সম্ভব হয়েছে পশ্চিমবাংলার মানুষের আশীর্বাদে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে 18 জন এমপি জিতে দিল্লির সংসদে পৌঁছবার পরে আমার সৌভাগ্য হয়েছে তার মধ্যে একজন হিসাবে এই বিল পাস করতে, সেখানে সমর্থন করতে পেরেছি। সেজন্য পশ্চিমবাংলার কোটি কোটি জনতাকে আমি নতমস্তকে প্রণাম করছি, ধন্যবাদ দিচ্ছি, অভিনন্দন করছি। আমরা 102 কোটি 30 লক্ষ ভোট পেয়েছি। এই 2 কোটি 30 লক্ষ ভোট পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রথমবার বিজেপিকে দিয়েছেন। শ্যামা প্রসাদের স্বপ্ন সফল করার জন্য যে দৃঢ় পদক্ষেপ আমরা বাড়াতে পেরেছি, তার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। সেই শ্যামা প্রসাদ, যিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মন্ত্রিসভায় আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে গিয়ে শিল্পমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং তখন থেকে দেশকে স্বয়ংসম্বর করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই দৃষ্টিতে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আজকে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, দূরদর্শী নেতা মাননীয় নরেন্দ্র মোদী দেশকে আত্মনির্ভর করার জন্য দেশের নাগরিকদের আহ্বান করেছেন। এই সংকটের সময় তিনি একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রেখেছেন। দেশের 135 কোটি মানুষকে আহ্বান করেছেন, আসুন দেশকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তুলি। দেশের মানুষ তাকে সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত করে তার কাছে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যতবার দেশকে আহ্বান করেছেন করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, করোনা ওয়ারিয়রদের সম্মানিত করতে, ততবার মানুষ রাস্তায় নেমেছে, বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়েছে, ঘন্টা বাজিয়েছে, থালা বাজিয়েছে, হাততালি দিয়ে বারবার তারা জানিয়ে দিয়েছেন আমরা মোদীর সঙ্গে আছি। তাই নরেন্দ্র মোদী আজকে দৃঢ় পদক্ষেপে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। শক্ত আহ্বান আমাদেরকে করেছেন, মানুষ সেটাকেও স্বীকার করেছে এবং এটা আজকে যেটা মোদীজি কাজ শুরু করলেন, সেই 1948-47 সাল থেকেই যখন দেশ স্বাধীন হয়েছিল, প্রথম মন্ত্রিসভায় শিল্পমন্ত্রী হয়ে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি দিল্লি পৌঁছে এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু স্বপ্ন দেখেননি, তাকে সাকার করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বহু সংস্থা তৈরি করেছিলেন, শিল্প তৈরি করেছিলেন, বাঁধ তৈরি করেছিলেন, ভ্যালি কর্পোরেশন তৈরি করেছিলেন। দেশকে আর্থিকভাবে, শিল্পের দিক দিয়ে, শিক্ষার দিক দিয়ে এবং শিল্পের দিক দিয়ে, সব দিক দিয়ে উন্নত করার জন্য তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অনেক যোজনার পরিকল্পনা করেছিলেন, অনেক শুরু করেছিলেন, অনেকটা সফলভাবে
শেষ করেছিলেন, কিন্তু তার অল্প সময়ের যে জীবন, রাজনৈতিক জীবন, খুব তাড়াতাড়ি তাতে ইতি টেনে দেয় কিছু দেশদ্রোহী মানুষ, ফলে তিনি সফল করতে পারেননি। একটা সুন্দর স্বপ্ন আমাদের সামনে রেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্য আজকে আমাদের নেতৃবর্গ, মাননীয় মোদীজি, মাননীয় অমিত শাহজি, মাননীয় নাড্ডাজি দৃঢ় পদক্ষেপে এগোচ্ছেন। সমস্ত দেশের মানুষ তাদের সঙ্গে আছেন। শ্যামাপ্রসাদের যে স্বপ্ন ছিল, দেশকে রেল লাইনের মাধ্যমে জুড়েছিল ব্রিটিশরা, কিন্তু রেলকে উন্নত করার জন্য চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা তৈরি করেছিলেন চিত্তরঞ্জনেতে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা তৈরি করেছিলেন, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ইনভেস্ট করে দেশকে শিল্প সমৃদ্ধ করার জন্য, তার জন্য ইস্পাত দরকার হয়, ইস্পাত কারখানা করেছিলেন। ব্যাঙ্গালোরে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স তৈরি করেছিলেন, আর আমাদের দেশে এরোপ্লেন তৈরি করার জন্য, বিমানে আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য, কৃষিতে সমৃদ্ধ করার জন্য সিন্দ্রিতে সার কারখানা তৈরি করেছিলেন। আমাদের দেশের বিভিন্ন নদীকে, তার উপত্যকাকে বাঁধ দিয়ে সিচের ব্যবস্থা করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখানে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তৈরি করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে মাইথন জলাধার, সেখানে মাছ চাষ শুরু করেছিলেন। পাশে জঙ্গলে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রকৃতিকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং ভাকরা নাগালের মতো বিখ্যাত বাঁধের কল্পনা করেছিলেন। পাঞ্চেতের জলাধার প্রকল্প তৈরি করেছিলেন। এরকম একাধিক বড় বড় প্রকল্প তৈরি করে ভারতকে স্বয়ংসম্বর করার কল্পনা করেছিলেন। আত্মনির্ভর ভারতের কল্পনা তখন থেকে করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য, সেই সমস্ত যে প্রতিষ্ঠান আজও ভারতবর্ষকে সেবা দিয়ে চলেছে, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের দূরদর্শিতা, তার স্বপ্নকে সফল করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির কোটি কোটি কার্যকর্তা আজকে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। সেই পরম্পরা থেকে, সেই সংস্কৃতি থেকে যে নেতারা উঠে এসছেন, তারা মাটিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। নরেন্দ্র মোদী তার মধ্যে একজন উদাহরণ। এরকম লক্ষ লক্ষ কার্যকর্তা গ্রামে গঞ্জে শহরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ফলে ভারতবর্ষে একটা নতুন স্বাভিমান, আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। তাই আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারতের কল্পনা রেখেছেন, আহ্বান করেছেন। আমি আশা করব ভারতবর্ষের সমস্ত 135 কোটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলার 10 কোটি মানুষও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আহ্বানে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে আত্মনির্ভর বাংলা করে তুলবেন। যেদিন আর সাম্প্রদায়িকতার আগুনে বাংলা পুড়ে যাচ্ছিল, সেখান থেকে এই পশ্চিমবঙ্গকে তিনি উদ্ধার করে আমাদেরকে হোমল্যান্ড দিয়েছেন হিন্দু বাঙালির। তাই তিনি পশ্চিমবাংলার জনক। আজকে আবার পশ্চিমবঙ্গ তার অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। রাজনৈতিক হিংসা, সাম্প্রদায়িক হিংসার ফলে আগুন জ্বলেছে, মানুষের জীবন বিপন্ন, হাহাকার করছে মানুষ। বা বিরোধী পার্টির জায়গা নেই, মিডিয়ার কোনো স্বাধীনতা নেই, গণতন্ত্র নাই। তাই এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে পশ্চিমবঙ্গকে আত্মনির্ভর পশ্চিমবঙ্গ, সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ করার জন্য আমরা লড়াই করছি। পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ তৈরি হতে যাচ্ছে, সেখান থেকে বাংলাকে আরেকবার উদ্ধার করে নিয়ে এসে সোনার বাংলা তৈরি করার সংকল্প আমরা করেছি। আমাদের নেতৃত্বের যে দূরদর্শিতা এবং মানুষের আশীর্বাদে আমরা সেই কাজে সফল হব, এই আশা করে সবাইকে ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ। প্রাক স্বাধীনতা যুগে এবং স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের যশস্বী শিক্ষাবিদ, যুগদ্রষ্টা রাজনীতিবিদ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির 119তম বর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমরা অনেকটাই তার স্বপ্নের পথে অগ্রসর হতে পেরেছি। 370 ধারা রদ করে কাশ্মীরে গোটা ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য, সম্মান, সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যে আত্মবলিদান, জীবন বলিদান, ষড়যন্ত্রের শিকার, আজকে সেই পথে আমরা অনেকটাই অগ্রসর হতে পেরেছি। ধারা 370 বিলোপ হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় যে পশ্চিমবাংলার বাঙালির জন্য তিনি সেদিন লড়াই করে পশ্চিমবাংলাকে ছিনিয়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের হাত থেকে, সেই পশ্চিমবাংলায় যেখানে 10 কোটি বাঙালি আজ গর্বের সঙ্গে আমরা বলতে পারি, তুমি ছিলে তাই আমরা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে, সম্মান নিয়ে এই পশ্চিমবাংলায় বাঙালি হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব রাখতে পেরেছি। তোমাকে প্রণাম জানাই বঙ্গপিতা, তোমাকে প্রণাম জানাই। আজ তাই ৭৮,০০০ বুথের বাঙালি অপেক্ষা করছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে জানবার জন্য।
এরকম একজন যুগ পুরুষ, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা রাজনীতিক, যিনি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে উজ্জ্বল ভাস্বর ছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র একটা পরিবারকে তৈলমর্দন করতে গিয়ে আমরা গোটা ভারতবর্ষ তাকে ঘুরে ঠিক মতন সম্মান দিতে পারিনি। আজকে সময় এসছে, আজকে আমরা তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি। আর ৭৮,০০০ বুথ সহ গোটা দেশ, গোটা বিশ্ব তাকিয়ে আছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বীকৃতির জন্য। তাকে সম্মানিত করবেন, তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবেন, তার সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করবেন। তারই সুযোগ্য উত্তরসূরি ডক্টর জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি, তিনি আমাদের সামনে আলোকপাত করবেন। মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित दिल्ली के मंच पर भारत सरकार में मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी, जो सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, बहन देवोश्री चौधरी जी, सांसद और केंद्रीय मंत्री, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी और सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे युवा सांसद श्री राजू बिष्ट जी, कार्यक्रम में उपस्थित बंगाल में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री राहुल सिन्हा जी, हमारे मुकुल रॉय जी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, राजू बैनर्जी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए सम्माननीय शिवप्रकाश जी, और बंगाल से ही जुड़े हुए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, सम्मानित मंच, और यहाँ और वहाँ स्थान स्थान पर बड़ी संख्या में आज के दिन जुड़े हुए सभी भाइयों। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीर मतो एकजन महान देशभक्तेर जन्मदिने আপনাদের সামনে আসতে পেরে আমি গর্বিত। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, নেতাজি, শ্যামা প্রসাদের মাটি আমার কোটি কোটি प्रणाम। मित्रों, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे 119वीं जन्म दिवस भारत रत्न डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर बंगाल के अपने सभी महान सज्जनों के साथ मिलने का, बात करने का मौका मिला है। ये खुशी का विषय इसलिए ज्यादा हो जाता है कि जिस विषय को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया, जिसके खातिर उन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व लगाया, आज जब हम 119वीं जन्मदिन उनका मना रहे हैं, तो हमें यह संतोष है कि धारा 370 को मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की रणनीति में हम सब लोगों ने धाराशाही कर दिया है, और आज हम एक सूत्र में पिरोते हुए भारत को, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इसको हम साकार कर पा रहे हैं। और एक जन, एक मन, एक संविधान, इसको हम साकार कर पा रहे हैं। यह हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त, शिक्षाविद, प्रखर राजनेता और प्रखर सांसद के रूप में हम सब लोग जानते हैं। उन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ
और उन्होंने इसको करके दिखाया कि खंडित भारत में अखंडता के लिए लड़ने वाले वो पहले नेता थे जिन्होंने बलिदान दिया और इस देश को बचाया। यह भी सही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि अगर पाकिस्तान ने भारत का विभाजन किया तो मैं वो शख्स हूं जिसने पाकिस्तान का विभाजन किया। इस बात को भी उन्होंने करके दिखाया। बंगाल की लीगी सरकार के खिलाफ जोरदार शब्दों में, जोरदार स्वर में बोलने की प्रखर नेता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम सब जानते हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि उनका जन्म पश्चिम बंगाल में, जो उस समय का बंगाल था, अविभाजित बंगाल था, उसमें आशुतोष मुखर्जी जी के परिवार में उनका जन्म हुआ। आज ही के दिन 6 जुलाई 1901 को उनको हम सब जानते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में प्रवेश किया। एक बहुत ही प्रखर विद्यार्थी के रूप में उनका जीवन रहा। ही नेवर स्टूड सेकेंड, ही वॉज ऑलवेज फर्स्ट। और यह बहुत बड़ी बात होती है कि मैट्रिक से लेकर के एमए तक उन्होंने हमेशा प्रथम स्थान पाया। इसलिए एक विद्यार्थी के रूप में भी उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित किया। 16 वर्ष की आयु में 2017 में 1917 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की। 1919 में उन्होंने इंटर किया और इंटर भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में किया। बाद में 1921 में वो बीए में ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स लेकर के उन्होंने डिग्री हासिल की और प्रथम स्थान में डिग्री हासिल की। लेकिन राष्ट्रभक्त होने के नाते बीए इंग्लिश ऑनर्स के करने के बाद भी भारतीय भाषाओं के प्रति लगाव होने के कारण उन्होंने एमए बांग्ला में की और बंगाली भाषा को प्रमोट करने का काम किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। 1934 में जब उनकी आयु मात्र 33 साल थी, ही बिकेम द यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। वो सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर हुए और उन्होंने कुलपति के रूप में भी एक अपनी छाप छोड़ी। और भारतीयता के प्रति लगाव का सबसे बड़ा उदाहरण हम सबको देखने को मिलता है कि उन्होंने 1937 में 1937 एज वाइस चांसलर ही इनवाइटेड रविंद्रनाथ टैगोर जी को टू एड्रेस द कॉन्वोकेशन। दीक्षांत समारोह में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी को आमंत्रित किया और यह कहा कि आपका दीक्षांत का भाषण बांग्ला में होगा। और पहली बार किसी इतिहास में, किसी विश्वविद्यालय में कोई दीक्षांत समारोह में भारतीय भाषा में अगर हुआ तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का हुआ और वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इनिशिएटिव पर हुआ। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। आप याद कीजिए अंग्रेजों का शासन, आप याद कीजिए प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, प्रेसिडेंसी कॉलेज मुंबई, किस तरीके से अंग्रेजों ने अपने शासन काल में अंग्रेजियत को फैलाया था। और उसमें भारतीय भाषा में कलकत्ता जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए थे और उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला में अपना भाषण दिया था। ये सब हम लोग जानते हैं। 1941 में वो पहली बार विधानसभा में भी पहुंचे। 1949 में 39 में पहुंच गए थे, लेकिन वह पहली बार सरकार में वित्त मंत्री बने 1941 और 1942 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से हमको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने कभी भी पद को महत्वपूर्ण नहीं समझा। उन्होंने कभी भी पद को तवज्जो नहीं दी। उन्होंने हमेशा विचार को तवज्जो दी और विचार के लिए उन्होंने जीवन लगा दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए।
वो बहते प्रवाह थे और बहते हुए प्रवाह में उन्होंने कभी भी पद को नहीं देखा, उन्होंने हमेशा विचार को लेकर के चलने का फैसला किया। 1942 में जब उन्होंने हक साहब की सरकार से इस्तीफा दिया वित्त मंत्री के रूप में, तो स्पष्ट था सामने कि किस तरीके से तुष्टीकरण की नीति चल रही थी, वो उससे नाखुश थे। उनको दिख रहा था कि जो मुस्लिम लीग जिस तरीके से आवाज उठा रही है, उसकी योजना है कि बंगाल को सारे का सारा पाकिस्तान की तरफ ले जाने का। वो समझ गए थे और उन्होंने इस्तीफा भी दिया और मुखर स्वर से तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ बोले। और वो पहले नेता थे जिन्होंने बंगाल को ही नहीं बचाया। आज जो बंगाल भारत के नक्शे में है, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। आज जो पंजाब जहां से हम यूनाइटेड पंजाब से आते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब में बचाने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस मुखर आवाज ने किया। इसको हमको समझना चाहिए। इसीलिए वो कहते थे कि पाकिस्तान ने भारत का विभाजन किया होगा, मैंने पाकिस्तान का विभाजन किया। इस बात को उन्होंने हमेशा कहा। विचारों के प्रवाह में बढ़ते बढ़ते वो सावरकर जी के संपर्क में आए, सत्संग में आए और उन्होंने हिंदू महासभा के साथ अपने आप को जोड़ लिया। वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो गांधी जी ने भी इसका स्वागत किया था और गांधी जी ने कहा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बाद हिंदू विषय को लेकर के अगर कोई दृष्टि दे सकता है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। इसलिए उनका हिंदू महासभा में जाना ये एक अच्छी घटना है, भारत के लिए अच्छी घटना है। ये बात उन्होंने उस समय कही। हमें मालूम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बंगाल में छवि जब 1943 में 1943 में जब अकाल आया, तो जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना सर्वस्व लगाकर उस अकाल की लड़ाई लड़ी, उसने उनकी एक अमिट छाप बंगाल पर छोड़ी। दो बातों के कारण, एक बंगाल को बचाने के कारण, जो आज पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, ये सारे का सारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तहत ये पाकिस्तान में जाने की योजना बन रही थी, उसको रोकने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। और उसके साथ साथ अकाल में बंगाल के लिए दिन रात एक करके उन्होंने इसकी सेवा की और उसको आगे बढ़ाया, ये हम जानते हैं। जो बंगाल का राहत समिति बनी उसके भी अध्यक्ष थे, जो हिंदू महासभा की अकाल की राहत समिति बनी उसके भी अध्यक्ष थे। और उन्होंने सिर्फ सेवा ही नहीं की, उनके शब्द, उनकी बोल, उनका प्यार, जरूरतमंद के लिए आगे बढ़कर के आना, इसने एक बंगाल में एक अमिट छाप छोड़ी थी, सब हम लोग जानते हैं। हमें यह भी मालूम है कि पहले वो कांग्रेस पार्टी से एमएलसी बने थे, जो यूनिवर्सिटी की कंस्टिट्यूएंसी होती है उससे वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस ने बहिष्कार किया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उन्होंने भी सैद्धांतिक तौर पर इस्तीफा दे दिया और बाद में सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर के फिर से वापस वो पहुंचे। ये उनकी ताकत थी, इसको हमको समझना चाहिए। ये हम समझना आगे बढ़ते चले, एक के बाद आगे बढ़ते चले। हमें मालूम है वो संविधान सभा के सदस्य रहे, हमें मालूम है कि वो प्रांतीय सभा के भी सदस्य रहे। उनकी विचार यात्रा जब आगे बढ़ी हिंदू महासभा से और जब वो प्रखर होकर के आगे बढ़े, तो गांधी जी के निमंत्रण पर नेहरू की कैबिनेट में वो पहले मंत्री बने। ही वॉज अ नॉन कांग्रेस मिनिस्टर इन द नेहरू कैबिनेट और उनको उद्योग और उद्योग के साथ साथ सप्लाईज, ये दो मंत्रालय उनको दिए गए। वहां भी उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। हम सबको मालूम है हमारे चित्तरंजन लोकोमोटिव की फैक्ट्री का उसको उन्होंने स्थापित किया। सिंदरी में उन्होंने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन को स्थापित किया। उसी तरीके से बैंगलोर में उन्होंने एयरक्राफ्ट्स के प्रोग्राम को उन्होंने स्थापित किया और भारत के उद्योग जगत से जुड़े हुए और भारत को स्वावलंबी बनाने की नींव को उन्होंने रखा।
लेकिन हम सबको यह भी मालूम होगा कि उन्होंने बहुत देर मंत्रिपरिषद में रहना स्वीकार नहीं किया और 1950 में, इसीलिए मैंने कहा वो बहता प्रवाह थे, विचारों से समर्पित थे और जब विचार नहीं मिले तो वो अलग हटने में उन्होंने कोई देरी नहीं की और उन्होंने अपने आप को नेहरू कैबिनेट से अलग कर लिया। कारण क्या था? कारण था जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट। उस पैक्ट में उन्होंने कहा कि यह पैक्ट भारत के हित में नहीं है, यह हमारे भारतीय लोग जो माइनॉरिटी के रूप में पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में है, उनके साथ यह धोखा है और उनके साथ साथ धोखा के साथ उनको सही तरीके से स्थान देने में पाकिस्तान की तरफ से एक कुनीति है और इसलिए इसका मैं विरोध करता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी पर कहा था कि आपने जो भारत में तुष्टीकरण की राजनीति चलाई है उसके माध्यम से आप तो सर्वस्व लुटाने पर लगे हो, लेकिन अपने माइनॉरिटीज को जो पाकिस्तान में है उनकी रक्षा करने में आप असमर्थ हुए हो। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने का असर यह पड़ा कि नेहरू जो यहां पर रिलीजन के आधार पर इलेक्टोरेट खड़ा करना चाहते थे, यहां रिलीजन के आधार पर जो रिजर्वेशन देना चाहते थे, वह देने से रोकना पड़ा उनको। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की नैतिक ताकत थी जो विजयी हुई और उसमें यशस्वी हुए, इसको समझना चाहिए। 1950 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर वो विचार के प्रवाह में चल पड़े, नई खोज में चल पड़े और हिंदू महासभा से भी बढ़ते बढ़ते उन्होंने यात्रा करते हुए 1951 में जनसंघ की स्थापना की और हम सबको मालूम है कि वो जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस जनसंघ की यात्रा से बढ़ते बढ़ते आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और देश की राजनीतिक दृष्टि से जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उस विचारधारा की नींव रखने का काम भारत रत्न डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। इस बात को समझना चाहिए। आप देखिए विचार कितना प्रबल होता है। देर है अंधेर नहीं, विचार की जीत होती ही। और उस विचार को समर्पित होकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का स्थापना की। वो 1952 में पहली बार जीत करके पार्लियामेंट में पहली लोकसभा में वो जीत करके आए। 3 सीटें जीती थी, अपने को मिला करके 2 और सीटें जीती थी। जनसंघ के नाम पर पहली बार जीत करके आए थे। सिर्फ हम 3 थे उस समय। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि वह विपक्ष के लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रवक्ता भी बने और वह उसके नेता भी बने। सभी लोगों को, सभी विपक्ष के लोगों को जोड़कर उसके प्रवक्ता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को स्थापित किया। 1952 में बने और बनते के साथ उन्होंने, उनकी छवि इतनी बड़ी थी, उनका व्याप इतना बड़ा था, उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि सब लोगों ने उनके साथ अपने आप को शामिल कर लिया। हमारा गणतंत्र परिषद, अपना उड़ीसा का शिरोमणि अकाली दल, वैसे ही बाकी छोटे दल, इन सब लोगों ने अपना प्रवक्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया। और संसद में भी कांग्रेस के लोग जो बड़ी संख्या में आए थे, वह भी कांग्रेस के खिलाफ पार्टी की बात को भी और नीतियों के बारे में अगर कुछ बोलना होता था तो उनके भी प्रवक्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यह उनकी ताकत थी और आदर के साथ देखे जाते। ऐसे हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनसंघ के, जो आज भारतीय जनता पार्टी जानती है। हमें आज गौरवान्वित महसूस होता है कि बीज रखने वाले हमारे इतने महान शख्सियत थे भारत रत्न श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और देखिए उनका बहता हुआ प्रवाह रुका नहीं, चलता रहा। 1951 में जनसंघ की स्थापना की। 1952 में कानपुर के अधिवेशन में उन्होंने यह विषय रख दिया कि जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण होना चाहिए और संपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने बड़े प्रखर शब्दों में कहा कि महाराजा हरि सिंह ने 15th स्टेट के रूप में
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हस्ताक्षर करते हुए यह कहा है कि जो भूमि मेरे आधिपत्य में आज के दिन में जिसे जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वो सारी की सारी भूमि को मैं भारत के यूनियन रिपब्लिक में समावेश करता हूं, यह उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया और भारत के 15वें राज्य के रूप में इसको स्टैब्लिश करता हूं, इस पर हस्ताक्षर किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि धारा 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार क्यों दिया जा रहा है, लेकिन नेहरू जी की और शेख अब्दुल्ला की अपने मन में बनी हुई एक चाल, उसको अंजाम देने का काम नेहरू जी कर रहे थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कन्फ्रंटेड हिम राइट फ्रॉम द सेंटर। उन्होंने स्पष्ट रूप में सामने खड़े होकर के इसको कन्फ्रंट किया और उस समय का नारा आपको मालूम होगा, हम सब लोगों ने लगाया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। उनको इस बात से बड़ा दुख था, बड़ा मलाल था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वजीर आजम ऑफ जम्मू कश्मीर, यह कैसे हो सकता है? एक ही संविधान के अंदर दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? भारत का संविधान और भारत की संसद कोई कानून पास करे, वो जब तक जम्मू कश्मीर का संविधान उसको पास नहीं करेगा तब तक वो लागू नहीं होगा। यह भारत में कैसे चल सकता है? वो उत्पीड़ित थे, उनकी पीड़ा वेदना स्पष्ट दिखती थी और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उन्होंने 1952 में जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अधिवेशन में स्पष्ट रूप में कहा कि इस बात की आवाज भारतीय जनसंघ उठाएगी। एक 7 सदस्य समिति बनी, वह 7 सदस्य समिति ने जम्मू कश्मीर में जाकर जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी लेनी थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पर यह जिम्मेवारी आई कि धारा 370 को लागू करने से रोकने की दृष्टि से हर तरीके के संभव प्रयास करने के, जो उसको हटाया जाए, धारा 370 को हटाया जाए और हटाने के लिए हर संभव प्रयास को तलाशना चाहिए और नेहरू और शेख अब्दुल्ला से सीधी बात करनी चाहिए। अब आप देखिए कांग्रेस का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, आप देखिए कांग्रेस का प्रजातांत्रिक चेहरा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विपक्ष के प्रवक्ता थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी नेहरू जी को और कहा कि धारा 370 इसे हटाना चाहिए, एब्रोगेट करना चाहिए, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, शेख अब्दुल्ला ने जवाब तक नहीं दिया। लड़ाई आगे बढ़ी, उन्होंने देश भर में इस बात को कहा और अब देखिए बंगाल के रहने वाले हमारे नेता का राष्ट्रभक्ति किस हद तक, किस चरम सीमा पर थी कि उन्होंने सब कुछ जम्मू कश्मीर के लिए लगा दिया। बंगाल में रहते हुए पंजाब को बचाया, विभाजन का बड़ा हिस्सा पंजाब में रहे, इस बात की लड़ाई लड़ी। बंगाल को तो बचाया ही बचाया, पंजाब को भी बचाया। और इसके साथ साथ जब वो आगे बढ़े 1953 में, जब वो प्रजातांत्रिक तरीकों से जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो उसी यात्रा में उन्होंने तय किया और मार्च महीने में 1953 के उन्होंने एक पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर 35 करोड़ के देश में 4 करोड़ मुसलमान अगर शांति से रह सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के क्या 25 लाख मुसलमान शांति से नहीं रह सकते क्या? सबको हम साथ लेके समावेश नहीं कर सकते? मैं ये जो परमिट राज है, लाइसेंस राज है, ये जम्मू कश्मीर में जाने का जो राज है, इसके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा। मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर जाऊंगा और मैं वहां पर तिरंगा भी फहराऊंगा और साथ ही साथ वहां बिना परमिट के अब जाएंगे, इस बात को उन्होंने कहा। हमें मालूम है कि 8 मई को वो दिल्ली से निकले, जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ, लोग भीड़ उमड़ करके आई उनको देखने के लिए, उनको उनके दर्शन करने के लिए। यह एक आंधी की तरह आवाज चल पड़ी थी कि हमको जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में विलय करना है। जवाहरलाल नेहरू ने और उस समय के
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने पत्र लिख करके कहा कि इस आवाज को हमको दबाना चाहिए। उस समय दूरदर्शन नहीं था, ऑल इंडिया रेडियो था। उसको निर्देश दिए गए कि इसको ज्यादा प्रोत्साहित न किया जाए। इसलिए कांग्रेस की प्रजातंत्र के आवाज को रोकने का षड्यंत्र ये नया नहीं है, ये पुराना है, ये जनजाति है। उस समय इन्होंने शुरू किया, लेकिन जनता की आवाज जब वो दिल्ली से निकले तो क्या सोनीपत, क्या पानीपत, क्या अंबाला, क्या अमृतसर, क्या जलंधर, जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ। और देखिए, समझिए उनकी संगठन शक्ति। आज नेता जब कोई बात करते हैं तो हमेशा नेताओं को अपने साथ रखते हैं। उन्होंने जलंधर से बलराज मधोक को वापस दिल्ली भेज दिया और कहा कि मेरी लड़ाई जो जम्मू कश्मीर की है वो मैं लड़ूंगा, लेकिन देश तुमने संभालना है और देश में इस आवाज को, मेरी आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाओ, इसकी लड़ाई लड़ो, इसको उन्होंने कहा। फिर वो अमृतसर के लिए रवाना हो गए। 11 तारीख को वो लखनपुर, जो जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है, वहां वो पहुंचे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, वहां उनकी बहुत बड़ी मूर्ति और वहां पर उनका स्मारक है। हम सब लोगों को उसके दर्शन करने चाहिए। आपके ध्यान में आएगा 1953 में एक भारत का नागरिक, प्रखर नेता, देश को एक साथ जोड़ने के लिए किस तरीके से निकला होगा, किस तरीके से वो वहां पर गया होगा। मुझे मालूम है, हम सब जानते हैं कि 11 तारीख को जब लगभग कोई 10 बजे के आसपास वो बॉर्डर एंटर कर रहे थे तो उन्होंने फिर हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि अब तुम यहां से वापस हो जाओ, मैं ये फ्रंट संभालूंगा, आपने ये आवाज चलाए रखना, हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहना। ये था उनका राष्ट्रभक्ति का। हम सब जानते हैं कि 11 तारीख को उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको श्रीनगर के जेल में रखा गया। वो 44 दिन तक जेल में रहे। हमें मालूम है कि उनकी तरबियत वहां बिगड़ी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि काटजू जो उस समय के गृह मंत्री थे और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू जी 22 और 24 मई को श्रीनगर गए। शेख अब्दुल्ला की कंस्टिट्यूएंसी 11 किलोमीटर के दूर पर थी, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रखा गया था। 9 किलोमीटर के दूर पर मुख्यालय था। भारत का प्रधानमंत्री गया, 2 दिन वहां रुके, भारत का गृह मंत्री गया, विपक्ष का नेता जेल में था। इन्होंने जानकारी हासिल करने की भी जरूरत नहीं समझी। यह है इनका प्रजातंत्र का देखने का नजरिया, यह है इनका प्रजातंत्र का देखने का नजरिया। और हम सब जानते हैं कि 23 जून को, जिसे हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रहस्यमय तरीके से उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी यह नहीं है कि हॉस्पिटल में रहे, कितने समय तक रहे, कौन से डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी, अंत में जीवन प्राण त्यागने का कारण क्या बना। क्या कारण था कि 11 तारीख को जो भला चंगा स्वस्थ हालत में लखनपुर के बॉर्डर पर अरेस्ट करते हैं और 23 जून को उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और आप देखिए, जब उनकी पार्थिव शरीर को श्रीनगर के हवाई अड्डे से कलकत्ता लाना था तो शेख अब्दुल्ला वहां गया औपचारिकता निभाने के लिए, लेकिन शेख अब्दुल्ला से जब पूछा गया आपको क्या कहना है, तो उत्तर था नो कमेंट्स। आप समझ लीजिए कि कितना, जिसे हम कहते हैं कि एक मानवता का पक्ष कितना दर्दनाक था, या मानवता के विषय पर कितने उदासीन थे वो, और प्रजातंत्र के प्रति उनकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी, जिसको उन्होंने कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से निभाया। इस बात को हमको सबको समझ में आता है। हमें याद है कि हमारे देश बंधु जी की जब स्वर्गवास हुआ था 1925 में, तो उस समय जो
अंतिम यात्रा हुई थी, उसके बराबर की भीड़ पश्चिम बंगाल में 24 जून 1953 को कलकत्ता में एकत्र हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। वो महान शख्सियत हम लोग को छोड़ करके चले गए। उनकी माता जोगमाया माता जी ने नेहरू जी से गुहार लगाई कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कैसे डेथ हुई। आपको मालूम है आजकल इस तरह की कोई घटना घट जाए तो किस तरीके से सारी इंक्वायरियां होती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वह इंक्वायरी नहीं होने दी, वह इंक्वायरी नहीं हुई। यह बताता है इनका प्रजातांत्रिक चेहरा। और रहस्यमय तरीके से किसी को मालूम नहीं है कि किस तरीके से उनकी डेथ हुई, किस कारण से हुई। रहस्यमय तरीके से वो हम सबको अलविदा कह गए। लेकिन हम जानते हैं कि उनकी बताए हुए रास्ते पर चलना हमारा कर्तव्य था। हम सब यहां जितने बैठे हैं, जो बंगाल में हम सबको देख रहे हैं, सबके बाल काले थे, सफेद हो गए होंगे, लेकिन हम नारा लगाते रहे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन हमें खुशी है आज जब हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं तो मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने 5 और 6 अगस्त को और आप सबके आशीर्वाद से धारा 370 को समाप्त कर दिया। इस बात को हमको ध्यान में रखना। और हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से जिसके लिए उन्होंने जीवन का बलिदान दिया, उसको आज जब हम साकार कर पाते हैं तो हमें कितनी खुशी होगी, कितना मन को संतोष मिलता होगा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान पर करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात चलते रहे और करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हम लोगों ने वो मुकाम हासिल किया। वो 303 एमपी जीत करके आए और धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हम आप लोग मित्रों, घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन हम भाग्यशाली हैं जो घटना के चश्मदीद गवाह रहे। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप ये कह सकोगे कि धारा 370 हमारे समय में खत्म हुई। भारत का संपूर्ण विलय और एक रूप में हमारे समय में हुआ और उसमें हम भी भागीदार थे। आप करोड़ों लोगों ने कमल के निशान पर वोट दिया और उसी के आधार पर यहां पर बैठे हुए जयश्री बहन हो, हमारे देवश्री बहन हो, हमारे बाबुल सुप्रियो हो, स्वपन दास गुप्ता जी हो, राजू बिष्ट हो या मैं हूं, हमें आपकी उंगली ने कमल को दबाया और हमारी उंगली ने बटन दबाया लोकसभा में और उसको समाप्त कर दिया। यह ताकत हमको मिली। यह ऐतिहासिक घटना में हमको भाग लेने का मौका मिला। इसलिए मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि विचार कितना महत्वपूर्ण होता है। ये बहते प्रवाह में कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी चिंता नहीं की कि हम पद में रहेंगे नहीं रहेंगे। पद छोड़ते चले गए, एक के बाद एक। विचारधारा के लिए वो पार्टी भी छोड़ते चले गए, लेकिन विचारधारा, राष्ट्र के प्रति समर्पण, यह उनका अटूट रहा। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब उनके जीवन को देखता हूं तो बहता प्रवाह देखता हूं एंड आई फाइंड अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस along with the integrity and unity of India, the strong India। इसका एक यूनिक ब्लेंड थे वो, एक अजूबा मिश्रण थे वो। अब जब मैं रीजनल एस्पिरेशन की बात करता हूं तो उन्होंने उसको साबित करके दिखाया। अंग्रेजी में बीए करने के बाद बंगला में उन्होंने एमए की, बंगला में उन्होंने दीक्षांत समारोह में रीजनल एस्पिरेशन